हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जुडिशियरी या लॉ रिलेटेड एग्जाम्स जैसे AIBE, PCSJ, APO आदि की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए लैंडमार्क केसेस अर्थात अति महत्वपूर्ण केसेस संबंधी एक क्विज टेस्ट लेकर के आए हैं। इस क्विज टेस्ट में सभी लॉ एग्जाम्स के लिए यूजफुल 20 MCQs होंगे जिनके आंसर भी आपको बताएंगे। इस क्विज टेस्ट के द्वारा आप अपने लीगल नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखें दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला वाद है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अपनी सलाहकारी अधिकारिता का प्रयोग किया है? तो वो पहला केस बताना है जिसमें सलाहकारी अधिकारिता का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको 5 सेकेंड का समय देंगे सोचने के लिए कि क्या सही आंसर है। आंसर को विचार करें, उसके बाद हम आंसर को बताएंगे। तो दोस्तों, पहला केस है आपका इन री दिल्ली लॉज एक्ट AIR 1951 SC 332। तो ये केस है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर आपका C है, इन री दिल्ली लॉज एक्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के संदर्भित मामले पर अपनी सलाहकारी राय देने से इनकार किया है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, इन री इस्माइल फारूकी के वाद में, जो अयोध्या मामले के नाम से भी प्रसिद्ध है आपका, सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने राष्ट्रपति को राय देने से इनकार कर दिया था और ये मामला है 1994 का। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में निर्णित किया है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूलभूत ढांचा है? तो आंसर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, राजनारायण बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी 1975 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णित किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूलभूत ढांचा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक की तुलना में एकात्मक कहा है? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, इन री केरल एजुकेशन बिल अंतर्गत अनुच्छेद 143 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक की तुलना में एकात्मक कहा है। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अधिकथित किया कि राज्यपाल का विधानसभा के विघटन की संस्तुति का कार्य संविधान के परिरक्षण के उद्देश्य मात्र से होना चाहिए? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि राज्यपाल का विधानसभा के विघटन की संस्तुति का कार्य संविधान के परिरक्षण के उद्देश्य मात्र से होना चाहिए। तो जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्कोप ऑफ आर्टिकल 356 वाज एग्जामिन्ड इन द केस। जो आर्टिकल 356 है किस केस में एग्जामिन किया गया था? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, SR बोमई बनाम भारत संघ के वाद में अनुच्छेद 356 के विषय में कहा गया कि इस अनुच्छेद के अधीन की गई घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। तो इसके आधार पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वादों में से
किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित किया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी तक सीमित है, ना कि निर्णय में? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निश्चित किया कि न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी तक सीमित है, ना कि निर्णय में। तो इसके आधार पर जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि मूल अधिकारों में संशोधन हेतु संविधान सभा आहूत की जानी चाहिए? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, अतः इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अधीन एक विधि होगा तथा मूल अधिकारों के असंगत होने की स्थिति में शून्य हो जाएगा। अतः मूल अधिकारों में संशोधन के लिए संविधान सभा का अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए, ये बात अनिवार्य है। तो इसके आधार पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस वाद में यह निर्णित किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है किंतु मूल ढांचे में नहीं? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले का संवैधानिक महत्व बुनियादी संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित करना है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के बुनियादी संरचना को छोड़कर, ताकि संविधान की मौलिक गुणवत्ता बनी रहे। तो इसके आधार पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाद उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ, जिसमें 13 न्यायमूर्ति थे, द्वारा निर्णित किया गया? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में 13 न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा निर्णित किया गया था और 11 न्यायाधीशों ने अपने अलग अलग मत दिए थे, जबकि 7:6 के बहुमत से निर्णय मुख्य न्यायाधिपति सीकरी द्वारा सुनाया गया था। तो इसके आधार पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान का आधारभूत ढांचा हमारे संविधान की उद्देशिका में निहित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि संविधान का आधारभूत ढांचा संविधान की उद्देशिका में निहित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। संसद का संविधान 24वां संशोधन अधिनियम 1971 पारित किए जाने की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्णय उत्तरदायी है? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम को गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इस संशोधन से अनुच्छेद 13(2) में संशोधन किया गया और खंड 4 जोड़ा गया है, जिसके अनुसार संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अधीन पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। तो
तो इसके आधार पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों में संशोधन संबंधी संसद की शक्ति के संबंध में भविष्यलक्षी प्रभाव के सिद्धांत को निम्न में से किस वाद में लागू किया गया था? तो आंसर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट के वाद में भविष्यलक्षी प्रभाव का प्रयोग करते हुए कहा कि भूतकाल में जो संशोधन किए जा चुके हैं वे विधि मान्य होंगे। साथ ही साथ यह भी कहा कि संसद को संविधान के भाग 3 में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो इसके आधार पर जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने किस मुकदमे में बहुमत से निर्णय दिया था कि संसद अनुच्छेद 368 के अधिकारों का प्रयोग करके मूलभूत अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर सी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इस मामले में बात बताई गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत दिया था? तो आंसर डिसाइड करें आप। इसके बारे में अभी जो बताया गया है। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आईसी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। तो इस केस के बारे में अभी हमने डिटेल से बताया पिछले क्वेश्चंस में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नवीनतम मामले में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने संसद के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन करने की शक्ति की समीक्षा की? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों गोलकनाथ का वाद 1967 में, केशवानंद भारती का वाद 1973 में, इंदिरा गांधी का वाद 1975 में तथा मिनर्वा मिल्स का वाद 1980 में अभिनिश्चित किया गया था। मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड 4 और 5 को शून्य घोषित कर दिया और न्यायिक पुनरीक्षा को संविधान का मूल लक्षण माना था। तो इसके आधार पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि प्रोन्नतियों में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 16(4) का एक समर्थकारी प्रावधान है? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों एम नागराज बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि प्रोन्नतियों में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 16(4) का एक समर्थकारी प्रावधान है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह विनिश्चित किया गया है कि विधायिका द्वारा किसी अधिनियम को प्रवर्तित करने के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों ए.के. राय बनाम भारत संघ AIR 1982 710 के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि उच्चतम न्यायालय सरकार को परमादेश जारी कर यह नहीं कह सकता कि किसी अधिनियम को प्रभावी बनाया जाए। इस वाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ उपबंधों को
परमादेश जारी कर प्रभावी बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की गई थी। तो उस वाद में ये बात कही थी। तो इसके आधार पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री या एक मंत्री सरकार से तनख्वाह लेता है, इस कारण से भारतीय दंड संहिता की धारा 21(2) के अधीन लोक सेवक है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों, करुणानिधि बनाम भारत संघ के वाद में यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि मुख्यमंत्री या एक मंत्री जो सरकार से तनख्वाह लेता है, इस कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 21 उपधारा 2 के अधीन लोक सेवक है। तो इसके आधार पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित मामलों में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने सभी सिनेमाघरों में फीचर फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान चलाने और हाल में उपस्थित सभी लोगों के लिए खड़े होने तथा राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दर्शाने को अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए हैं। तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों, श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ 2016 सुप्रीम कोर्ट के वाद में उच्चतम न्यायालय ने सभी सिनेमाघरों में फीचर फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान चलाने और हाल में उपस्थित सभी लोगों के लिए खड़े होने तथा राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दर्शाने को अनिवार्य करने के निर्देश दिए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको लैंडमार्क केसेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आगे भी हम आपको ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।